जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे से होंगे। और एक बार फिर मैं आपके सामने क्लास 10th के लिए एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने कल आपके लिए 12th क्लास वालों के लिए ज्योग्राफी का सॉरी फिजिक्स का पेपर मैंने डाला था। और उम्मीद करता हूं कि वहां से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं आपके लिए फिर एक बार लेकर आया हूं क्लास 10th के अति महत्वपूर्ण पर्सन। एक क्वेश्चन भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, कई जो एग्जामिनर हैं या कई यूट्यूब वाले हैं जो 30-30, 40-40, 50-50 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन देने के बावजूद अगर उनमें से 10 क्वेश्चन मिल जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मिल जाए या 10 में से 5 मिल जाए वो बड़ी बात है। ठीक है, तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार आ जाइए, देखते हैं 10th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के विज्ञान कक्षा 10 का महत्वपूर्ण पेपर क्या होने वाला है। एक बार बिना स्किप किए वीडियो को आराम से देखिए। आ जाइए सभी, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला। ओके ओके ओके। सबसे पहली बात और पहला पॉइंट क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के एग्जाम शुरू हो गए हैं। उच्च माध्यमिक, माध्यमिक 10th 12th सारे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने आपके लिए लेकर आए हैं एमएस साइंस एक्सपर्ट कक्षा 10 के विषय विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हमारी विशेषज्ञ जो टीम है, उस टीम ने काफी गहन अध्ययन करने के बाद में इस विश्लेषण पर पहुंची है कि विद्यार्थियों को कम समय में ज्यादा बेनिफिट कैसे हो। इसके लिए आपके सामने कुछ का संयोजन कराए हैं। सबसे पहला पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। फर्स्ट चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी बराबर सी डी। पहले ही चैप्टर की पहली रिएक्शन है ए प्लस बी सी डी। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं भी आपने पढ़ी होगी। जैसे NaCl का वियोजन करवा दिया Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस और Cl माइनस, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं। तो आपको डेफिनेशन बतानी है दोनों अभिक्रियाओं की, और के साथ आपको उनको एग्जाम्पल भी देना, उदाहरण से ही समझाना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न को उदाहरण से ही समझाइए। निम्न को उदाहरण से ही समझाइए। संक्षारण दूसरे चैप्टर से पॉइंट है। संक्षारण आपने देखा होगा बेटा, कई वस्तुओं की जंग लग जाती है और जंग से बचने के लिए संक्षारण की स्थिति अपनाई जाती है। संक्षारण, जंग का लगना संक्षारण कहलाता। ठीक है, इसके साथ साथ ही अगला पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, कुछ तेलीय पदार्थ जैसे आप नमकीन वगैरह कुरकुरे बिस्किट ये खाते हो, तो कुछ जो तेलीय पदार्थ होते हैं, तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी गंध विकृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो नाइट्रोजन के पैकेट में रहते, लेकिन बाद में ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में उनकी गंध बिगड़ जाती है। और गंध का बिगड़ना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये पूछ रहा है उपचयन तथा अपचयन में अंतर बताइए। उपचयन तथा अपचयन में अंतर बताइए। इसके साथ पूछ सकते हैं आपसे उपचयन तथा अपचयन में अंतर बताइए। इसके साथ साथ वो पूछ सकता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है, या इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर बताइए। ठीक है, ऑक्सीकरण किसी भी तत्व के साथ, यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपचयन तथा अपचयन ये पूछ सकता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, कल को आप कहोगी सर ये लो ये तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं आ गई, ये तो आई नहीं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण, अपचयन और उपचयन अपचयन एक ही बात है। ठीक है, आ जाओ तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया, कोई भी अम्ल है और उसकी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, Na2CO3 धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया, और NaHCO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ क्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया और अम्लों की धातु
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ क्रिया। आपको बता दूं, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं सर? लवण, जल और CO2 गैस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, और धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। इधर क्रिया किससे करवा रहे हो? अम्ल से। तो अम्ल, और इधर क्या मिल गया बेटा? क्षार। तो धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ओके, हाँ सर महत्वपूर्ण है। तो आगे चलो सर, आगे चल रहे हैं बेटा। आगे देखिए, धात्विक ऑक्साइडों के साथ हो गई क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्न के रासायनिक सूत्र लिखते हुए उपयोग लिखिए। रासायनिक सूत्र भी बताना है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जो होता है उसका आपको CaOCl2, उसका आपको बताना है क्या? फॉर्मूला। इसके साथ उसके उपयोग, इसके बाद में बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा, मीठा सोडा जो बोलते हैं, ठीक है, उसका आपको फॉर्मूला बताना है। इसके साथ में NaSCO3 धोने का सोडा, उसका भी आपको फॉर्मूला बताना है, और फॉर्मूला बताकर उसके उपयोग बताने हैं। अम्लगम, एक होता है अम्लगम और एक होता है अम्लराज। अम्लगम और अम्लराज दोनों अंतर है दोनों में। यहाँ तो किसी उसके साथ अम्ल के साथ कोई धातु का मिलना क्या कहलाता है? अम्लगम। और दो अम्लों का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कहीं आप अम्लगम की जगह अम्लराज मत उतार देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, देखो मैं आपको बात बता देता हूं ऑक्साइडों की प्रकृति। अभी धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति सर आपने अभी बताया क्षारीय। इसके साथ साथ अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है सर? अभी आपने बताया कैसी होती है? अम्लीय। तो कुछ ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, मतलब वो क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं और अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं। उनको कहते हैं कौन से ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तन्यता, धातुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है तन्यता। कूट कूट के, पीट पीट के क्या कर सकते हैं? लंबा तार बना लेते हैं, बना लेते हैं ना, तो वो गुण कहलाता है तन्यता। तन्यता को परिभाषित करना है। आघात वर्ध्यता, कूट कूट के पतली चादर बना देना धातुओं की, मतलब कुड़ती रहती है और आकार में परिवर्तन होता रहता है, वो क्या कहलाता है? आघात वर्ध्यता। एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या है? धातुओं का जो अपन वो क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं, तो उस दौरान एनोड बनाकर उनका निष्कर्ष करना क्या कहलाता है? एनोडीकरण। ठीक है, ये तीनों चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोबारा से और देख लीजिए। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, अम्लगम, इसके साथ साथ उभयधर्मी ऑक्साइड, तन्यता, आघात वर्ध्यता और एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। निस्तापन तथा भर्जन को समझाइए। निस्तापन तथा भर्जन, निस्तापन और भर्जन कहां से आया सर? निस्तापन और भर्जन, निस्तापन भी एक प्रकार से धातुओं को शुद्धिकरण की विधि है और भर्जन भी शुद्धिकरण की विधि है। निस्तापन का मतलब नहीं, अगर आप बिना ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुओं को गर्म करके उनका निष्कर्षण करते हो तो वो कहलाता है निस्तापन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हो तो वो कहलाता है भर्जन। निस्तापन और भर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोनों के दोनों। निम्न के संरचना सूत्र बनाइए। निम्न के संरचना सूत्र बनाइए। एथेनोइक अम्ल का आपको, एथेनोइक अम्ल का आपको संरचना सूत्र बनाना है। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन है ना, एथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है ना, ब्रोमोपेंटेन। इस प्रकार आपको उसकी संरचना सूत्र बनाना है। ब्रोमोपेंटेन। हेक्सोनेल, हेक्सोनेल बनाना है। हेक्सा और नेल आपको एल्डिहाइड जोड़ना है। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, एल्कोहल, ब्यूट, और CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल। ओके, ब्यूटेनॉल आपको बनाना है। एथेनोइक अम्ल, आपको एक बात और बता दे रहा हूं, ये मैंने एग्जांपल लिए हैं, हेक्सानोल, ब्यूटेनॉल, इसके साथ साथ आपको क्लोरोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, एग्जामिनर यहां से आपको इनके जो एग्जांपल है वो चेंज करके दे सकता है, लेकिन आपसे संरचना सूत्र जरूर पूछ। आ जाओ तो सर।
एक बार इधर आ जाओ वापस, सर आ क्या जाए, हो गए ना 10 क्वेश्चन, स्लाइड में 10 क्वेश्चन ही है। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। जैसे कुछ इस मैंने एग्जांपल अभी दिए नहीं, कुछ यौगिक होंगे आपको मिल जाएंगे, उनका आपको नामकरण करना है। ओके, नामकरण करने की, जैसे अभी अभी था ये H3CH2OH दे देंगे एग्जामिनर, और आपसे इसका क्या पूछेंगे, नामकरण पूछेंगे। ओके, या दे दिया जैसे H3C ट्रिपल बॉन्ड H, नाम बताइए, हो गया ना 3 और 1 4। ओके, नाम बताइए। तो इस प्रकार से आपसे क्या पूछेंगे, ये नामकरण पूछेंगे। इसके अलावा साबुन, क्वेश्चन नंबर 10, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताइए। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताइए। साबुन की अलग विधि है कपड़े साफ करने की, और अपमार्जक अपनी अलग मेथड से साबुन सफाई करता है। तो साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है उसको बताना। इसके साथ साथ भी 10 क्वेश्चन हो गए ना। अगली स्लाइड देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, मिसेल निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसेल निर्माण मैंने इधर लिखा नहीं है। सेल निर्माण या क्या आ गया ना, मिसेल निर्माण। मिसेल निर्माण को समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या विधि, किस प्रकार से साबुन, किस प्रकार से साबुन कपड़ों को साफ करता है, तो आपको कंप्लीट उसकी क्रिया विधि को बताना है। फिर क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, परिभाषा लिखनी है। सर ये क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा, छोटे क्वेश्चन भी तो आएंगे ना आपके, तो वहां देखने को मिल जाएंगे। ब्लड एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी ऊर्जा को मापने की एक मुद्रा है। किताब के बीचों बीच ग्रीन कलर का दिया हुआ है पॉइंट, शानदार पॉइंट है। आपको इसकी परिभाषा पूछ सकता है। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब क्या है, सिराओं और धमनियों पर रक्त के द्वारा लगाया गया दाब रक्तदाब। दंत से दूसरे चैप्टर से है, दांत खराब हो जाते हैं ना एसिड के कारण। दंत से अपोहन, अपोहन को डायलिसिस या कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं इसको। अपोहन बोल दो, कृत्रिम वृक्क आ जाए या डायलिसिस आ जाए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न के चित्र बनाइए। यहां पर केवल और केवल आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। आ जाओ, तो डायग्राम किस किस का बनाना है, तंत्रिका कोशिका का। अब सर वो एग्जाम में है ना, जो तंत्रिका कोशिका नहीं आया, तो वो तो सर आपने बताया वो तो आया ही नहीं, तो क्या आया, तो सर वहां पर न्यूरॉन आ गया। भाई साहब न्यूरॉन आ जाओ, जो तंत्रिका कोशिका आ जाओ, एक ही बात है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ओ छोटी छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं, शायद 9th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। प्रकार का सादा सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है ना। डेंड्रोइट्स लिख देना, कोशिका काय लिख देना, एक्सोन लिख देना। ओके, ठीक है ना, न्यूरॉन का डायग्राम। फिर क्या कह रहा है आगे, नेफ्रॉन की संरचना, वृक्काणु की संरचना का डायग्राम। इसके अलावा मानव हृदय, मानव हृदय का डायग्राम बनाना है आपको। नर तथा मादा जनन तंत्र, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। मानव मस्तिष्क और मानव नेत्र, ये 5 जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, टॉपिक दिए हैं, इनका एग्जामिनर केवल और केवल आपसे क्या पूछेगा, सर नाम पूछेगा। नाम, नाम क्या है, ठीक है ना, सॉरी नाम क्या, चित्र पूछेगा। तो आप इनके डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो लालो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द्विविखंडन तथा बहुविखंडन क्या है। निम्न वर्गीय जो जीव होते हैं ना, उनमें जनन की सबसे सरलतम और आसान विधि है। 2 टुकड़ों में बढ़ जाना, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाना। 2 टुकड़ों में बटना तो द्विविखंडन कहलाएगा, और बहुत सारे टुकड़ों में बटना क्या कहलाएगा, बहुविखंडन कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, जनन स्वास्थ्य को समझाइए। जनन स्वास्थ्य मतलब जन्म दर और मृत्यु दर में किस प्रकार से स्वास्थ्य प्रभावित करता है, उसको आपको समझाना है। मेंडल के वंशागति के नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम और प्रभाविता का नियम। तो नियम है मेंडल के वंशागति के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा, और सबसे बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है, पक्का है, रट लो अब भी रट लो। ये क्वेश्चन तो आए बिना, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं है। मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, चाहे वो 2 नंबर का आए और 4 नंबर का आए, ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है ना। 22 + XY नर में और 22 + XX मादा में, और आपको इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा के बता देना है कि 50% तो संभावना रहती है लड़का होने की, और 50% संभावना रहती है लड़की होने की। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, गोलीय दर्पणों से परावर्तन के नियम लिखिए। गोलीय दर्पणों से परावर्तन के नियम है को बताना है। फिर उसके बाद में अवतल दर्पणों के उपयोग बताते हुए अपवर्तनांक को समझा। अपवर्तनांक क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो जब वो परावर्तित होती है तो उस दौरान अपवर्तनांक की स्थिति घटती है, तो उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र बताना है। आवर्धन, अलग अलग पॉइंट है ये। लेंस सूत्र, आवर्धन तथा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता अलग पॉइंट है, आवर्धन अलग पॉइंट है और लेंस सूत्र अलग पॉइंट है। इन पर आपको टिप्पणी करनी है। टिप्पणी क्या करनी है, छोटी जो लाइन के जो वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें आपसे पूछ सकता है डेफिनेशन, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चंस में पूरी किताब का सार है। ये पढ़ लिया का बेड़ा पार है। पक्का मैं कर रहा हूं ना कमेंट, क्योंकि महेजी सर के बताए हुए क्वेश्चन बड़े एग्जाम नुमा होते हैं। धुरंधर तो देखी होगी ना आपने, अभी मत देखना बेटा, एग्जाम फिल्में बाद में देखना, पहले एग्जाम पूरी कर लो। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष को समझाइए। दिख रहा है ना, बिल्कुल हाँ दिख रहा है। विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष को समझाइए। दृष्टि दोष में नंबर 1 दूर दृष्टि दोष, नंबर 2 निकट दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष, नंबर 4 दृष्टि वैषम्य मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, है ना। इन चारों पर आपको टिप्पणी करनी है। टिप्पणी नहीं, क्यों होता है और इनके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाए जाते हैं वो बताना है। प्रकाश का प्रकीर्ण क्या है, प्रकाश का फैलना, प्रकीर्ण तथा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव तो आपने देखा होगा, घर के कमरे में, बंद कमरे में झाड़ू निकालते हैं ना, तो रोशनदान से जो लाइट आती है ना, उसमें उन धूल के कणों का इधर उधर बिखरना क्या कहलाता है, जिस प्रभाव के कारण दिखाई देता है उस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम किसी ने करी थी, टिंडल ने। ओके, आ जाओ सर। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत विभव। विभव अलग चीज है और विभवांतर अलग चीज है, दोनों में क्या बताना है सर, अंतर बताना है। नंबर 24 क्या कह रहा है, ओम के नियम को समझाइए। ओम का नियम, ओम का नियम 12th वालों के मैंने फिजिक्स का पेपर बनाया था, वहीं पर भी इंपॉर्टेंट है और यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। बी समानुपाती आई करके आपको इसका व्यंजक निकालना है, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझाइए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, जैसे विद्युत हीटर। हाँ सर बिल्कुल। और अभी भी सर्दियां चल रही है ना, तो पानी गर्म करने की जो रोड होती है ना, वो भी तापीय प्रभाव पर ही आधारित है। एग्जामिनर यहाँ से एग्जाम्पल भी पूछता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो उपकरणों के नाम लिखो। प्रेस जो करते हो ना स्त्री, वो भी इस पर आधारित है। समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन को बताइए। समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन को बताना है। समांतर क्रम संयोजन R1 R2 ये व्यंजक आपको स्थापित करना है, R3 डैश डैश Rn, ठीक है ना। इसके अलावा भी 1/R बराबर 1/R1 1/R2, ये कैसे आए, ये आपको डायग्राम सहित परिपथ बनाते हुए, विभिन्न प्रकार के परिपथों का संयोजन करते हुए आपको व्याख्या करनी है, ये व्यंजक आपको बताना, डेरिवेशन करना है। ओके, समझ में आ गई बात। और एक लास्ट 27 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम और फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न होती, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ किस स्थिति में उत्पन्न होता है, इसलिए उसको समझने के लिए दक्षिण हाथ का अंगुष्ठ नियम है और फ्लेमिंग के वाम हाथ का हस्त नियम, इन दोनों की सहायता से हम किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी पिरामिड तो आपने पढ़े होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में एक किसी भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को या किसी
एक पोषक स्तर पे दूसरे पोषक स्तरों को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने से एक जो श्रृंखला बन जाती है उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कोई घास का मैदान है, हाँ सर, उसको कौन खा रहा है? सर चूहा खा रहा है। चूहे को कौन खा रही है? सर बिल्ली खा रही है। अच्छा, और बिल्ली को कौन खा रहा है? बिल्ली को कौन खा रहा है? सर बिल्ली को मान लो कि भेड़िया खा रहा है, और भेड़िया को कौन खा रहा है? कि सर शेर खा रहा है। तो ये कि श्रृंखला बन गई ना, चेन बन गई ना, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर की ओर बढ़ते समय जीव अपने दूसरे पोषक स्तर को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो वो तो क्या कहलाती है? सर वो तो श्रृंखला कहलाती है। आपको बढ़िया बढ़िया 4-5 एग्जाम्पल दे देने हैं, ठीक है ना। आपको एक घास वाला बता देना है, समुद्र का बता देना है, एक खेत का बता देना है, एक नदी का बता देना है, या एक्वेरियम नहीं बना होता कि घर में वो मछलियां रहती है, ठीक है ना, उसका बता देना है। इसके साथ साथ क्या कह रहा है ये कि वो खाद्य जाल भी पूछता है। जाल का मतलब तो ये हो गया बेटा कि यहाँ पर जरूरी थोड़ी है घास को चूहा ही खाए। घास को कौन खा ले? घास को खरगोश भी तो खा लेगा ना। ओके सर, और खरगोश को बिल्ली खा जाएगी, और सांप इस प्रकार से। जरूरी थोड़ी है कि चूहे को ये खाए, चूहे को है ना सांप खा जाएगा, और सांप को क्या खा जाएगा? बाज। तो विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर गुथ गई ना और जाल बना ली ना, तो वो क्या कहलाता है? खाद्य जाल। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाएं दोनों में अंतर है। खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है? खाद्य जाल बनाती है, ठीक है। इसको आपको बताना है। इसके बाद में 29 नंबर का सवाल क्या है? ओजोन परत से लगातार सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, पराबैंगनी विकिरणें, हानिकारक विकिरणें पृथ्वी पर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि लगातार हमारे द्वारा जो पोल्यूशन किया जा रहा है के कारण जो वायुमंडल में जो ओजोन की लेयर थी, परत थी, उसका विघटन हो रहा है, और विघटन होने के कारण कैंसर पॉजिटिव किरणें पृथ्वी के धरातल तक आ रही है। तो ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है और कैसे इसको बचाया जा सके, उससे लेकर सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। इसके अलावा जैव निम्नीकरणीय को डिलीट करो, है ना। जैव निम्न ओजोन पर से हो गया। जैव निम्नीकरणीय कुछ ऐसे घरेलू पदार्थ होते हैं काम आने वाले दैनिक जीवन में, जिनको काम में लेने के बाद में वो धीरे धीरे शनि बिल्कुल डिलीट हो जाते हैं अपने जीवन से, वो तो कहलाते हैं निम्नीकरण। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो यूं ही पड़े रहते हैं, जैसे प्लास्टिक। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण वो नष्ट नहीं होते हैं, तो उनसे लेकर भी आपको सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके, तो इस प्रकार दोबारा से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट और कर देता हूं जल्दी से। क्वेश्चन क्या क्या है? 10 क्वेश्चन इस स्लाइड में आपको दिए गए हैं। संयोजन, वियोजन, अभिक्रियाएं, विरंजक चूर्ण, निस्तापन, भर्जन, मेथोनिक अम्ल वगैरह, साबुन अपमार्जक में अंतर, मिसेल निर्माण, साबुन की प्रक्रिया, सफाई की, ब्लड प्रेशर, एटीपी पर टिप्पणी, तंत्रिका कोशिका नेफ्रॉन वगैरह के डायग्राम आपसे पूछ सकता है, मेंडल के वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, गोलीय दर्पणों के परावर्तन के नियम, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के दोष, समांतर श्रेणी क्रम, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है बेटा, ठीक है, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और क्या है इसमें? ओम का नियम है, दक्षिण हस्त का नियम है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। बहुत ही आसान पेपर आएगा। आप, फिर कह रहा हूं, आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है कि हमारे द्वारा बताए गए, इस चैनल के द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आपको मदद दिलाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो वीडियो को, क्लास को लाइक कर दें और अपनी क्लास के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके सभी जो अन्य मित्रगण हैं उन सभी को हेल्प मिल जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। ओके।